नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पे आज चर्चा करना चाहेंगे। वो है भारतीय संविधान में संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। ये संविधान के अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से जो है ये शामिल है, या कह सकते हैं उपबंधित है। तो जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हो रहा था, उस समय यह एक मूल सिद्धांत के रूप में था कि इसी से देश गवर्न होगा। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि आज का जो ये संविधान है, आज की परिस्थितियों के आधार पर बनाया जा रहा है, या कुछ पूर्वानुमान किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि कल की परिस्थितियां बदलें, आज से कई वर्षों बाद की परिस्थितियां बदलें, और हो सकता है कि उन परिस्थितियों की डिमांड के अनुसार हमारा संविधान न रहे, उन डिमांडों की पूर्ति न कर पाए, तो फिर इसका महत्व खत्म हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं कि जब परिस्थितियों के अनुसार, डिमांड के अनुसार जो कानून नहीं रहता है, तो उस कानून की अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है, और वह कानून प्रभावी नहीं रह जाता है। इस दृष्टि से जो है हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के दस्तावेज को तैयार करते समय यह भी ध्यान में रखा, और भारतीय संविधान के 368 में यह उपबंध रखा कि, और पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की कि वह जो है समय समय पे देश की आवश्यकताओं के अनुसार और देश के हित में जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये इस दृष्टि से रखकर के 368 में प्रावधान किया गया। जब 368 बना तो उस समय और आज के 368 में बहुत अंतर है। आज 368 में 4 क्लाज हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन उस समय कोई क्लाज नहीं था। उस समय केवल जो है लिखा था 368 में प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में जो संशोधन होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इस तरह का प्रावधान किया गया था। तो हम ये देखते हैं कि बाद में ये चारों खंड कैसे आए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अपना रोल प्ले किया, कैसे समय समय पर अमेंडमेंट हुए, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में टसल्स भी हुए। इस बात को भी आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 368 से। तो जब 368 बना तो उस समय केवल प्रोसीजर था, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये हम ध्यान में रखें कि जब संविधान निर्माण हो रहा था उसके पहले से ही यह उस समय के हमारे जो राजनेता थे उनके दिमाग में था कि जमींदारी एबॉलिशन करना है। क्यों? कि जमींदारी की वजह से देश में समानता नहीं थी, और एक तरीके से यह असमानता का परिचायक था। आर्टिकल 14 का वायलेशन था जो है, क्योंकि सब देश के सारे लोग जो है समान रूप से समझे जाने चाहिए। तो इस दृष्टि से जो है सरकार ने यह नीति बनाई कि हर एक राज्य सरकार जो है अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म एक्ट पास करेगा, और जो है जो भी जमीनें हैं उनको रेगुलेट करेगा। जमींदारों के को एक निश्चित मात्रा में जमीन रोक करके बाकी जो है जमीन सरकार अपने पास रखेगी, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार की तो यह नीति थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में फंडामेंटल भी राइट था, और सरकार यह चाहती थी कि आर्टिकल 39 के आधार पे सामाजिक न्याय की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से जो है जमींदारों की संपत्ति को रेगुलेट किया जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 और आर्टिकल 19, दो आर्टिकलों की वजह से जो है कुछ आपसी टकराव हुए सरकार और जो है जनता में, और जो है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले सरकार ने जो है, बिहार सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया, और उसमें जो है जमींदारों की भूमि को रेगुलेट करने की बात आई और उनको कंपनसेशन देने की बात आई, जिसको जो है वहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार थे महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह जी, उन्होंने जो है बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया एज ए वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19, और उन्होंने कहा कि हमारे ये संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ऐसा नहीं कर सकती सरकार जो है, और राज्य सरकार के जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट को वाइड कर दिया। तो फिर सरकार जो है, भारत सरकार, राज्य सरकार एक तरीके से होपलेस और हेल्पलेस हो गई कि क्या करना है। तो एक नई तरकीब निकाली गई, और पार्लियामेंट ने क्या किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो 368 में जो प्रक्रिया थी उसका पालन किया।
और उस प्रक्रिया को पालन करते हुए संविधान में संशोधन किया। कहाँ संशोधन किया? तो आर्टिकल 31 में क्लास ए जोड़ा, बी जोड़ा, सी जोड़ा और 9 शेड्यूल जोड़ा। और इन प्रावधानों में यह उपबंध किया कि अगर कोई लैंड रिफॉर्म बनता है और उसको 9 शेड्यूल में रखा जाता है तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। खैर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1951 में, ऐसे प्रावधान बने और सरकारों ने जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित करना शुरू किया। जब पारित करना शुरू किया तो बिहार से ही शंकरी प्रसाद सिंहदेव ने जो है इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 19 के आधार पर चैलेंज किया और कहा कि इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित हो रहे हैं और उनको चैलेंज करने से हमको रोका जा रहा है, जबकि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो इस आधार पे मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद सिंह ने आर्गू किया कि ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है नंबर 1 और नंबर 2 जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यह भी लॉ है और अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वाइड है, क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। क्योंकि 13 क्लास 2 में लिखा हुआ है कि स्टेट कैन नॉट मेक ए लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स एंड इफ स्टेट ट्राइज टू मेक ए सच लॉ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट लॉ शैल बी वाइड। और लॉ को भी डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 के क्लास 2 में कि लॉ में रूल्स है, रेगुलेशन है, ऑर्डिनेंस है, कस्टम है, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, बाई लॉज है। तो शंकरी प्रसाद सिंह का कहना था कि ये जो लॉ है आर्टिकल 13 में, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है और संविधान संशोधन अधिनियम अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वाइड है। सरकार का कहना था कि नहीं, जो आर्टिकल 13 में जो कहा गया कि सरकार कोई लॉ बनाती है और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वाइड हो तो ठीक है, लेकिन जो लॉ का डेफिनेशन जो उसमें जो 7.7 लॉ दिया गया है आर्टिकल 13 में, उसमें संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है। यानी कि सरकार ने यह प्रयास किया कि जो आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि सरकार ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो वाइड होगा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो उस लॉ के डेफिनेशन में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है, इसलिए वाइड नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की ओर से जो निर्णय माननीय जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने दिया और उन्होंने सरकार के दलील को स्वीकार किया और कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम ये अलग है और जो आर्टिकल 13 में जो लॉ है वो अलग है। जस्टिस शास्त्री ने कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वाइड होगा, वह लॉ ऑर्डिनरी लॉ है और पार्लियामेंट जब अपने ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का एक्सरसाइज करके कोई लॉ बनाती है तो इसको हम ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं, और जब पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज करके लॉ बनाती है 368 में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। दोनों अलग है, देयर इज ए डिमार्केशन बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डिनरी लॉ है आर्टिकल 13 में, दिस लॉ डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपनी अथॉरिटी उस लॉ से नहीं डिराइव करता है, दोनों अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मूल मानक है, गुड नॉर्म्स है, और इस आधार पे जो है शंकरी प्रसाद सिंह के पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि ठीक है, सरकार जो है कोई सामान्य कानून बनाती है। कानून का मतलब जो आर्टिकल 13 के 3 में दिया हुआ है कि रूल्स है, रेगुलेशन है, ऑर्डिनेंस है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूसेज है, ऑर्डर है। अगर इस ऐसा कोई बनाता है कोई चीज सरकार और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो ये लॉ वाइड होगा, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शामिल नहीं है। जैसे शास्त्री ने कहा कि हमारे फाउंडिंग फादर ये भूले नहीं, भूल करके उसको शामिल इसमें नहीं किया, ये उन्होंने जानबूझ करके उसको उसमें नहीं रखा, कहा कि ये अलग होगा। और इस आधार पे सरकार को यह मौका मिल गया कि अब वो लैंड रिफॉर्म एक्ट पास करके जमींदारी जो है सिस्टम को रेगुलेट करे। फिर जो है
ऐसे ही एक लैंड रिफॉर्म एक्ट राजस्थान में पास हुआ, जिसको पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर करके उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया कि इसको चैलेंज ना किया जाए। हालांकि सज्जन सिंह ने चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कह दिया कि मामला जो है खत्म हो चुका है। लेकिन पंजाब की सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित किया, तो वहां के आईसी गोलखनाथ ने उस पंजाब सरकार के लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया। क्यों? कि पार्लियामेंट ने फिर अमेंडमेंट करके और उस लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया था, जिसे कोई चैलेंज ना करे। फिर भी आईसी गोलखनाथ ने चैलेंज किया और मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर संविधान पीठ बैठी और संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस सुब्बा राव कर रहे थे और उन्होंने संविधान पीठ की तरफ से निर्णय दिया। हालांकि सरकार ने कहा कि सर ये तो मैटर जो है शंकर प्रसाद सिंह के देव में सज्जन के केस में तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन जस्टिस सुब्बा राव सहमत नहीं हुए सरकार की दलील से और उन्होंने जो है शंकरी प्रसाद सिंह देव में दिए गए जस्टिस पतंजलि शास्त्री के जजमेंट को ओवररूल कर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान में ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कोई डिमार्केशन नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो वाइड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो 368 में है उसमें किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट को नहीं मिला हुआ है। उसमें तो केवल प्रोसीजर है, उसमें पावर की चर्चा कहां की गई है? पावर तो आर्टिकल 245 में 246 में दिया हुआ है और इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो वैलिड हम मानेंगे, लेकिन फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट में अगर कोई ऐसा लॉ पारित होता है तो उसको ओवररूल माना जाएगा और इस नियम को, इस जजमेंट को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के नाम से जाना जाता है। तो आईसी गोलखनाथ के जजमेंट में यह बात स्पष्ट हो गई कि पार्लियामेंट को 368 में पावर नहीं है, केवल पार्लियामेंट प्रोसीजर को फॉलो करेगी। और दूसरा कि पार्लियामेंट 368 में जो कानून बनाती है वो आर्टिकल 13 के कानून की परिभाषा में आता है और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वाइड होगा। इस जजमेंट से पार्लियामेंट संतुष्ट नहीं हुई और इस जजमेंट के बाद से फिर से संविधान में संशोधन हुआ और 1971 में, और पार्लियामेंट ने 368 में संशोधन किया और आर्टिकल 13 में भी संशोधन किया। 368 में क्लास 1 लगाया, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में लिखा गया कि पार्लियामेंट हैज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसीजर था पहले 1950 में जो 368 में, उसको 2 नंबर पे लाया गया कि अगर कोई भी जो है संविधान में संशोधन करना है तो एक बिल होगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में, और जब एक हाउस मेजॉरिटी से प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से उसको पास कर देता है तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा और दूसरा हाउस जब उसको वैसे ही पास कर देगा तो इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज कंसेंट, और उसके बाद संशोधन जो है उसके अनुसार माना जाएगा। ये प्रक्रिया है। और क्लास 3 भी जोड़ा और स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन अधिनियम और आर्टिकल 13 में जो लॉ है दोनों में अंतर है और संविधान संशोधन अधिनियम जो भी लागू होगा वो 13 की डेफिनेशन में नहीं जाएगा। और 13 में भी क्लास 4 जोड़ दिया और ये लिख दिया कि 13 में जो लॉ है इसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। तो जस्टिस सुब्बा राव की ओपिनियन कि आप ये कह सकते हैं कि अपोजिट में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और क्लैरिफाई किया अपने स्टैंड को। जब ये अमेंडमेंट हो गया 1971 में तो फिर से केरला ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया और केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को फिर पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में डाल दिया कि जिसको चैलेंज ना किया जाए। तो वहां केरला के एक बहुत बड़े मठाधीश थे जो है, जिनका नाम था केशवानंद भारती। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी
उन्होंने 1971 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 24th, 25th और जो भी अमेंडमेंट 26 जो भी अमेंडमेंट हुए थे, इन सबको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वह 368 में ऐसे अमेंडमेंट करे 1, 2, 3, क्योंकि ये आईसी गोलकनाथ में तय हो चुका था और हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे फंडामेंटल राइट को बाय लॉ नहीं आप ले सकते, क्योंकि ये 368 में आप अमेंडमेंट करके केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को आप 9 शेड्यूल में डाल दिए, जिससे कि हम चैलेंज ना करें। तो इस आधार पे जो है केशवानंद भारती ने चैलेंज किया कि दोनों लॉ जो है एक ही है, जबकि आईसी गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं, दोनों लॉ एक ही है, जबकि केशवानंद भारती ने उसको माना और उसको उसी आधार पर चैलेंज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ के जजमेंट को ओवररूल किया और कहा कि नहीं, और शंकरी प्रसाद सिंह देव के जजमेंट सही है और सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच, जिसमें 7 और 6 से जजमेंट आया, बहुमत ने यह स्पष्ट किया कि ऑर्डिनरी लॉ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग है और क्लास 1 में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और उसको अप्रूव किया, क्लास 2 को अप्रूव किया, क्लास 3 को भी कहा कि ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम है जो एक्ट है ये अलग है और आर्टिकल 13 का लॉ अलग है। तो केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऑर्डिनरी लॉ जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है वाइड होगा, वो आर्टिकल 13 का मैटर है, और आर्टिकल 368 में कोई लॉ पारित होता है वो अलग है और इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एग्जाम्पल भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आर्टिकल आप 17 पढ़िए, आर्टिकल 20 पढ़िए, आर्टिकल 21 पढ़िए, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि अनटचेबिलिटी जो है इज ऑफेंस, है ना, आई एम पनिशेबल बाय लॉ। तो लॉ वहां टर्म दिया हुआ था, वो लॉ ऑर्डिनरी लॉ है, और जो आर्टिकल 17 में जो बात कही गई वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। वैसे ही आर्टिकल 21 को लीजिए तो लिखा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो वो लॉ क्या है, वो ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, और 21 इटसेल्फ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इस तरह से जस्टिस एएन रॉय ने भी कुछ एग्जांपल्स दिए जो है अपने जजमेंट में जो है। तो ये बात सामने आई जो है केशवानंद भारती की बात। लेकिन केशवानंद भारती में एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और वो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक चीज स्पष्ट किया, वो संविधान की परिभाषा दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज ए सोशल डॉक्यूमेंट एंड विच हैज टू फोल्ड फीचर्स, वन इज कोर एंड द सेकेंड इज सर्कमस्टेंशियल, एंड द कोर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस कोर इज बेसिक एंड सर्कमस्टेंशियल इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। और कहा कि जो ये कोर है, जो बेसिक है, इसको पार्लियामेंट डैमेज नहीं कर सकती है, इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, इसको रिपील नहीं कर सकती है। और उस कोर का कुछ एग्जाम्पल्स दिया और कहा कि जैसे डेमोक्रेसी हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, इसको पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिया और कहा कि ये पार्लियामेंट इसको नहीं खत्म कर सकती है, इसलिए पार्लियामेंट को तो 368 के क्लास 1 में कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, लेकिन दिस पावर इज ए लिमिटेड पावर एंड दिस लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज आल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो जब पार्लियामेंट पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, नंबर 1, और कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, उससे पार्लियामेंट संतुष्ट नहीं हुई उस जजमेंट से और फिर से एक जो है अमेंडमेंट किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 368 में क्लास 4 और क्लास 5 जोड़ा। 368 में लिखा कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, क्लास 5 में लिखा फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स। तो किसके पास डाउट है, आप समझिए कि पार्लियामेंट क्लास 4 रिमूव्स द डाउट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि पार्लियामेंट के पास
अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्लास 4 में लिखा कि अगर अमेंडमेंट होता है तो उसको किसी भी ग्राउंड पे और किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये 2 क्लास जोड़ा पार्लियामेंट ने। तो इस अमेंडमेंट को मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया और इसमें जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो है इस क्लास 4 को और क्लास 5 को वाइड डिक्लेयर कर दिया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास 4 में जो जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको खत्म किया जा रहा है। और जब संविधान बना तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वी हैव मेड लेजिस्लेचर टू मेक ए लॉ, वी हैव मेड एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ, बट हु विल चेक द लेजिस्लेटिव function and executive action. Hence, we should have an independent machinery to check them. And that independent machinery is a judiciary. तो इसलिए इंडिपेंडेंट मशीनरी जुडिशियरी है और उसका काम ही है लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक करना, और क्लास 4 जो है उसको खत्म कर रहा है, इसलिए क्लास 4 वाइड है। और क्लास 5 के बारे में बोला, क्लास 5 जो अनलिमिटेड पावर दे रहा है, क्योंकि केशव भारती में लिमिटेड पावर कर दिया, तो इसमें अनलिमिटेड पावर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो पहले ही हम तय कर चुके हैं कि आपका लिमिटेड जो है अमेंडिंग पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, आप जो है आपके पास अनलिमिटेड पावर ये नहीं है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दीजिए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ले दीजिए, जो मर्जी वो कर दीजिए, कांट डू। और इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 4 एंड क्लास 5 को खत्म कर दिया, वाइड कर दिया। लेकिन आज भी वो क्लास 4 एंड क्लास 5 है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है कि उसको रिपील करे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो देश के नागरिक हैं उनका मूल अधिकार एक आर्टिकल 19 में, एक आर्टिकल 14 में, और दूसरा सरकार का कर्तव्य आर्टिकल 39 या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इन सबको लेकर के आपस में जो है जो टसल्स हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुई और मामले को सॉल्व करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सरकार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन और उसमें करने में फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो सकता है, लेकिन आप जो ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर दीजिए। दोनों का इंटर रिलेशन है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामलों में भी कहा कि शेड्यूल 9 में भी जो मैटर है उसको भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जैसे आईआर कोल्हे का केस है या वामन राव का केस है। इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो इसलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पार्लियामेंट को 368 में यह पावर है, लेकिन ये पावर लिमिटेड है कि वह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब एडिशन, वेरिएशन और रिपील, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो यह है आज का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, अपना सुझाव भी देते रहिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे विषयों पे जो है ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना करके और आपके साथ चर्चा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।